दुनिया इस समय एक ऐसे भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम, हर बयान और हर सैन्य गतिविधि अपने आप में एक बड़ा संदेश है। पश्चिम एशिया पहले से ही युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है, जहां तनाव लगातार बढ़ रहा है और महाशक्तियां आमने सामने नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक और देश ने अपनी मौजूदगी और ताकत का एहसास दुनिया को कराने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिसने वैश्विक राजनीति में कई हलचल पैदा कर दी। ये सिर्फ एक सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है कि दुनिया चाहे जिस संकट में उलझी हो, उत्तर कोरिया अपनी राजनीतिक अहमियत को कम नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ। दरअसल रविवार को सामने आई तस्वीरों ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना दिया। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कई तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें वो मिसाइल इंजन की टेस्टिंग से लेकर आधुनिक टैंकों और स्पेशल फोर्सेस की गतिविधियों का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में तारीख और स्थान का जिक्र नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक और सैन्य संदेश बिल्कुल साफ है। ये संदेश है ताकत का, तैयारी का और उस इरादे का जो ये दिखाता है कि उत्तर कोरिया किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाला नहीं। इस पूरे शक्ति प्रदर्शन का सबसे अहम पहलू है सॉलिड फ्यूल तकनीक पर आधारित मिसाइल इंजन की टेस्टिंग। दरअसल किम जोंग उन को एक नए सॉलिड फ्यूल इंजन का निरीक्षण करते देखा गया, जिससे उन्होंने ऐतिहासिक करार दिया। रणनीतिक दृष्टि से यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में सॉलिड फ्यूल मिसाइलों को बहुत तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम मिलेगा और ऐसी मिसाइलों को ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। आधुनिक युद्ध में यही बढ़त निर्णायक साबित होती है और यही वजह है कि किम जोंग उन ने इसे देश की सैन्य ताकत को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। लेकिन ये कहानी सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तर कोरिया की जमीनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दरअसल किम जोंग उन ने देश के नए मैन बैटल टैंक की रचनात्मक क्षमताओं का भी मुआयना किया है। ये संकेत है कि उत्तर कोरिया अपनी पारंपरिक सेना को भी तेजी से आधुनिक बना रहा है। युद्ध सिर्फ आसमान और मिसाइलों से नहीं जीता जाता, बल्कि जमीन पर मौजूद ताकत भी उतनी ही अहम होती है और उत्तर कोरिया इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इसके साथ ही अगर देखें तो स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का प्रदर्शन भी इस शक्ति प्रदर्शन का एक अहम हिस्सा रहा। सैनिकों को शूटिंग करते हुए और पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया। ये सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। दरअसल आपको हम बता दें कि ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक सोचा समझा दृश्य था, जिसके जरिए ये संदेश दिया गया कि उत्तर कोरिया के सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। ये एक ऐसा संदेश है जो दुश्मनों को चेतावनी देता है और सहयोगियों को भरोसा दिलाता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक नजरिए से समझा जाए तो ये साफ होता है कि किम जोंग उन अपनी परमाणु नीति को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाल के अपने भाषणों में उन्होंने बार बार न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करने की बात की है। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसके पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये दावा सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है, खासकर उन देशों के लिए जो उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारी एक खास पेशकश हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। प्रॉब्लम इसराइल के लिए बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? अगर अमेरिका यहां से पैकअप करता है तो फिर इसराइल के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसराइल के वजूद पर संकट आ सकता है। ईरान की मिसाइलों से इसराइल को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हाँफ रहे हैं। इसराइल के उत्तर में हिजबुल्ला का खतरा बढ़ जाएगा। लेबनान में हिजबुल्ला के साथ संघर्ष फिर से बढ़ रहा है। हूती विद्रोहियों से खतरा हो जाएगा। सीरिया, इराक में प्रॉक्सी भी सक्रिय हो चुके हैं। नेतन्याहू का इसराइल में पहले से ही विरोध हो रहा है, उन पर करप्शन के चार्जेस भी हैं। आर्थिक संकट के लिहाज से देखें तो युद्ध में बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। शिपिंग रूट प्रभावित होने से वैश्विक मंदी की बात कही जा रही है। इसराइल की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। विदेशी निवेश कम हो रहे हैं। राजनीतिक और घरेलू संकट भी है। नेतन्याहू की लोकप्रियता पर असर पड़ रहा है। नेतन्याहू की स्थिति के
ऐसी हो गई है कि वहां लगातार चुनाव कराने की मांग हो रही है। सैन्य भर्ती छूट, बजट और युद्ध रणनीति पर मतभेद है। इजराइल का अमेरिका के साथ रणनीतिक मतभेद भी सामने आ रहा है। लंबे समय के संकट भी है, जनता में लंबे युद्ध के बाद थकान है और विभाजन की स्थिति है। लगातार युद्ध से इजराइल भी थक चुका है। गाजा, लेबनान, ईरान से इजराइल का युद्ध अमेरिका में जो है वो इजराइल का समर्थन घटा रहा है। इसलिए अब इजराइल के लिए दिक्कत यह है कि इजराइल के पास ना तो उसका एयर डिफेंस बचा है और ना ही इजराइल के पास अब लड़ने की वो कैपेसिटी है। यकीन मानिए, आज की तारीख में भी अगर ईरान इजराइल से या इजराइल ईरान से लड़ाई लड़ रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की बैकिंग है, जबकि ईरान को किसी की बैकिंग नहीं है। राइट, ईरान अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है, 12 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका के जैसे ताकत भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए आप। और इस स्थिति में अगर अमेरिका बैकअप करता है तो अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी भी बैकअप कर जाएंगे और उसके बाद इस जंग में सिर्फ 2 किरदार बचेंगे, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। और तब असली टेंशन शुरू होगी। क्या ईरान और इजराइल में लड़ाई रुक जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है। अमेरिका इजराइल में तनाव क्यों बना, आगे क्या होगा, ये सब तो बात करेंगे, लेकिन बताते हैं कि तनाव की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है कि जंग में अमेरिका सीजफायर चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बहुत हो गई लड़ाई, अब ऑब्जेक्टिव हमने जो अचीव करने थे वो कर लिया, हमने टॉप रिजीम क्लियर कर दिया, अब ईरान की जनता समझे हम चलते हैं यहां से। इजराइल चाहता है किसी भी कीमत पर जंग जारी रहे। वजह नंबर 3, इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में फंसाया, खींच कर लेकर आया, अमेरिका का दावा है। और इस वजह से अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया है। लॉजिस्टिक्स में नुकसान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो गया है, पैसों का नुकसान हो गया है, रिश्तों का नुकसान हो गया है और भी बहुत सारी चीजों का नुकसान हो गया है। साख और नाक तो दोनों कटी ही कटी है। इजराइल इसलिए फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल के पास मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की कमी हो रही है। पहली वजह तो यह है कि इजराइल को लगा कि यूएस ईरान को खत्म कर देगा और वहां की रिजीम को खुद अमेरिका कंट्रोल करेगा। और अगर अमेरिका के हाथ में ईरान की रिजीम रहेगी तो ईरान पर हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जंग के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की बात कह दी। इससे इजराइल बौखला गया। इजराइल ने कहा कि ये तो मार अब डायरेक्ट मुझे पड़ेगी। वजह नंबर 2, ईरान पर लगातार हमले से मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है। इजराइल आज की तारीख में पूरे इजराइल की सुरक्षा करने में भी नाकाम हो रहा है। वजह नंबर 3, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, इंटरसेप्टर्स कुछ ही गिने चुने बचे हैं और ईरानी मिसाइलें जो हैं वो ग्राउंड पर हिट हो रही हैं। यानी अगर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे से कोई गुप्त समझौता हो जाता है तो इजराइल का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्या बेंजामिन नेतन्याहू खुद को दुनिया के नक्शे पर अकेला पाएंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर ट्रंप की डील मेकिंग की मेज पर ईरान ने हाथ मिला लिया तो इजराइल इधर बुरी तरीके से फंस जाएगा। और जिस ईरान को मिटाने की वो कसम खा रहा है, अगर उसी से अमेरिका ने हाथ मिला लिया तो फिर इजराइल के लिए ये बैकस्टैब होगा, पीठ में छुरा घोंपने जैसा होगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा क्या इजराइल की सुरक्षा के दांव पर बहुत बड़ी चाल साबित होगा? एक तरफ जेडी वेंस और नेतन्याहू के बीच बढ़ती तलखी और दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते की सुगबुगाहट। ये इशारा कर रही है कि इजराइल अब अपनों के ही बुने चक्रव्यूह में घिर गया। सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये पूरा शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय में किया गया है जब दुनिया का ध्यान पूरी तरह पश्चिम एशिया के तनाव पर केंद्रित है। ऐसे में किम जोंग उन का एक कदम एक स्पष्ट राजनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है। एक तरह से वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का भी तरीका है। ये बताने का तरीका है कि उत्तर कोरिया को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए ये एक सीधा संदेश है कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और किसी भी संभावित टकराव के लिए तैयार है।
ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ आंतरिक राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। ये उस संतुलन को चुनौती देता है जो अभी तक क्षेत्र में बना हुआ है, और ये संकेत देता है कि आने वाले समय में हालात और ज्यादा जटिल हो गए, यानी कि आने वाले दिनों में भी हो सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये घटनाक्रम सिर्फ एक देश की सैन्य गतिविधि नहीं, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते समीकरणों का भी हिस्सा है। ये एक तरह पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि ये उस बड़े परिदृश्य का हिस्सा है जहां दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रही है जहां टकराव, शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और ज्यादा तेज हो सकती है। आने वाले दिनों में ये स्थिति किस दिशा में जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि वैश्विक राजनीति का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके असर से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से हम अभी बाकी के देशों पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं रशिया यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है। लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इतने देशों ने अपनी मध्यस्थता भी दिखाई है, उसके बावजूद भी युद्ध नहीं थम रहा है। और अभी हाल ही की बात करें तो हम देख भी सकते हैं ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ रही है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, इजराइल ने किया है। अब देखना ये होगा कि वहां के इतने बड़े बड़े लीडर्स मरने के बाद ईरान क्या कुछ अपना रुख अपनाता है, ईरान क्या कुछ प्रतिक्रिया देगा और क्या कुछ बदले में करता है। ईरान की क्या कुछ चीजें सामने आएंगी, बाकी देश उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे, क्या कुछ उनका रुख रहेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन दिन ब दिन ये युद्ध लड़ाई छिड़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ये देखना होगा कि कब और कहां जाकर इन सब जंगों पर पूर्ण विराम लगता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।